अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे उत्तरा दीदी के साथ। दीदी प्रणाम। नमस्कार। आज हम उत्तरा दीदी के साथ अष्टम भाव पर बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने अपने वहां कमेंट्स और सजेशंस दिए। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। दीदी आपका अभिनंदन, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार अनुराधा। तो दीदी आज हम अष्टम भाव के बारे में आपसे क्या सीखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस अष्टम भाव से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और इसमें प्रमुख जो चीजें हैं जो जिनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको मांगल्य स्थान कहते हैं। जी। अब ये क्यों कहते हैं, ये इसके पीछे कारण मुझे नहीं पता, लेकिन मांगल्य स्थान क्या कहलाता है। और स्त्रियों के लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उसका जो मांगल्य स्थान है वो अच्छा काम नहीं करता है युवावस्था में, और इसके कारण आयु का भाव है ये सबसे बड़ा। तो पहले इसके अतिरिक्त आधि, आधि मतलब मानसिक कष्ट, उसका भी भाव है। आपको मानसिक कष्ट बहुत झेलना पड़ता है जब आठवें भाव से जुड़े हुए ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है। पराजय, हार का सामना करना पड़ता है अथवा अपमानित होना पड़ता है। क्लेश, दुख और अपवाद, तरह तरह के अपवाद फैलते रहते हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। बेइज्जती, मतलब आपको बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, अपवित्रता की भावना आती है, या लोग अपवित्र आपको समझते हैं, या पवित्र क्रियाकलापों में आपको जाना पड़ता है, या किसी भी तरह की विघ्न होता है, तरह तरह के रुकावटें, या फिर सजा भी संभव है। ये तो इसके की पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं। अब हम एक एक चीज को थोड़ा सा विस्तार से ले लेते हैं कि आठवें भाव का सीधा सीधा संबंध जो है जातक की आयु से है। सबसे पहले कितने समय तक वो जिएगा, इस दुनिया में आया है, वो कब तक रहेगा, ये बात हम इसी भाव से देखते हैं। और इसके साथ साथ केवल अष्टम भाव ही नहीं देखते हम, प्रथम भाव क्योंकि लग्न भाव है हमारा शरीर, और तीसरा भाव थर्ड हाउस भी हमारा आयुष स्थान, क्योंकि उसके व्यय भाव जो हैं, तीसरे भाव का व्यय भाव है सेकंड हाउस, और अष्टम भाव का व्यय भाव है सेवेंथ हाउस, और लग्न का व्यय द्वादश। ये तीनों भाव ही हमारी मृत्यु को स्थापित करते हैं, है ना। इसके अलावा अष्टम भाव को मृत्यु का घर भी कहा जाता है। जातक को जितनी आयु दी गई है उतना जीवन जीने के पश्चात उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे उत्तराधिकार है, पैतृक संपत्ति है, वसीयत है, बीमा है, ग्रेच्युटी है, बोनस है, ये सारी चीजें इसी भाव से देखी जा। लग्न भाव से धरती पर जन्म लेना, और अष्टम भाव से इस धरती से चले जाना, अर्थात इस धरती पर जो अंत है हमारा वो इसी भाव से देखा जाता है। एक चीज और है कि इसी भाव से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि जातक की मृत्यु स्वाभाविक होगी या अस्वाभाविक, अचानक होगी, जैसे डूबकर या अग्निकांड में या दुर्घटना में, या आत्महत्या तो नहीं करेगा, या किसी लंबी बीमारी से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, या धीमी गति की कोई बीमारी हो, अचानक मृत्यु या दुर्घटना से मृत्यु हो, भीड़ में या उपद्रव में, या बम ब्लास्ट में, या हवाई दुर्घटना में, ये सारी जो कारण है मृत्यु के, अचानक या धीरे धीरे, ये सब हम इसी भाव से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु का समय ज्ञात करने के लिए जरूर हमें सप्तम भाव, द्वितीय भाव, जो मैंने अभी बताया कि तृतीय और अष्टम भाव के व्यय भाव हैं, और लग्न का व्यय भाव, द्वादश भाव देखना चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्येक लग्न के अलग बाधक भाव भी हैं, जिनके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो बाधक भावों को भी हमें, और वहां स्थित ग्रहों को या उनके सिग्निफिकेटर्स को भी हमें देख देखना लेना चाहिए। चाहिए। तो इन्हीं का सूक्ष्मता से अध्ययन करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि मृत्यु, जातक की मृत्यु कब संभव है या कब होगी। सबसे पहले तो ये देखनी चाहिए कुंडली में, इसीलिए कुंडली में अल्पायु योग तो नहीं। इसके ऊपर एक अलग लेक्चर हो सकता है। सूर्य, चंद्र, लग्न, लग्नेश यदि ये मजबूत होते हैं तो व्यक्ति अपनी मध्यम आयु की आयु जी लेता है, नकारक भाव से नहीं जुड़े होते। लेकिन चंद्रमा खराब होता है, सूर्य भी कमजोर, अष्टम चंद्रमा, कई बार अल्पायु योग भी बनता है। इस
पे हम चर्चा नहीं कर रहे। तो जातक की कुंडली में अल्पायु योग है, मध्यायु योग है या पूर्णायु योग है। पूर्णायु योग 66 साल के बाद से, 66.5 से 66 से शुरू होता है। तो यदि जातक की कुंडली में दीर्घायु योग बना हुआ है ऑलरेडी और अष्टम भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, मान लीजिए आती है या गोचर में आती है, तो व्यक्ति जो है बचपन में या युवावस्था में गंभीर रूप से बीमार तो पड़ सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। मरते मरते बचता अपन कहते हैं ना बात, तो वैसा होता है उसके साथ अक्सर, और कुछ समय पश्चात वो ठीक हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जातक के जीवन में और भी कई बातें होती हैं जिसके कारण उसको कभी अस्पताल में जाना पड़ता है। जैसे कभी पिता बीमार हुए, क्योंकि पिता का ये व्यय भाव है, तो पिता बीमार हुए तो वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो इसको अस्पताल में जाना पड़ेगा पुत्र को, इस तरह से। या क्योंकि अष्टम भाव जो है आपको चिंता देगा, परेशानी तो देगा ही, चाहे वो पिता की भी हो सकती। ठीक है, अब आता है कि लग्न का स्वामी अष्टम भाव में जाए, या अष्टम भाव का स्वामी लग्न पर आए, या अष्टम भाव में बैठा ग्रह लग्नेश के नक्षत्र में हो, या लग्नेश और अष्टमेश एक साथ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ग्रुपिंग्स हैं, या एक दूसरे को देखते हो, तो जातक जो है अपनी मृत्यु के लिए स्वयं ही जिम्मेदार रहता है। इतना योग बनता है, मतलब कि मृत्यु का वो स्वयं ही एक तरह से कारण है कि उसी के कारण अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, जाने या अनजाने में, इसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त। लग्न अष्टम का संबंध किसी भी तरह से बने, वो स्वयं ही जिम्मेदार है। यदि तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है और द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में होता है, तो मृत्यु का कारण उसके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन यदि तीसरा ही भाव, तो फिर व्यक्ति छोटी छोटी यात्रा के समय मृत्यु को प्राप्त होता है, या घर के आसपास का। मतलब हर भाव से हम किस तरह से देख सकते हैं कि मृत्यु किस तरह से होगी, कहाँ होगी, ये चीज ज्ञात करने के। यदि द्वादश भाव से जुड़ता है अष्टमेश जो भी है, तो जातक की मृत्यु अस्पताल में, सैनिटोरियम में, या अनजानी जगह पर, या अकेले स्थान, अकेले एकांत संभव है। यदि मृत्यु से एकादश भाव किसी भी तरह से जुड़ता है, अष्टम भाव हो गया ना, तो व्यक्ति को जो है अपने बड़े भाई या बहन के घर में, या अपने मित्र के घर में मृत्यु को प्राप्त। अलग अलग जगह कहीं भी मृत्यु हो सकती है, अपन कुछ कह नहीं सकते। और यदि नवा भाव जुड़ता है किसी भी तरह से, तो जातक घर से दूर, लंबी यात्रा के समय मृत्यु को प्राप्त हो। ये इतने सारे, मतलब किस तरह से हम देख सकते हैं, ये चीज मतलब विचारों द्वारा बताई गई है। अब आता है कि विभिन्न ग्रह अष्टम भाव में आते हैं, वो किस प्रकार का फल हमें देते हैं या मृत्यु प्रदान करते हैं। जैसे यूरेनस, हर्षल सबसे पहले, ये अष्टम भाव से किसी भी तरह से जुड़ता है, तो व्यक्ति की मृत्यु जो होती है वो विचित्र और अचानक होती है। अक्सर आपने राजीव गांधी जी की मृत्यु देखी होगी, अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट से हुई थी। उनके अष्टम भाव में राहु ही हर्षल था, ये हमने देखा था। फिर बाद में किसी भी तरह का विस्फोट मृत्यु देता है, या किसी लाइलाज बीमारी से भी मृत्यु सब, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। कभी कभी जातक की बीमारी को गलत समझ लिया जाता है और गलत इलाज किया जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु सब। हर्षल यदि होता है, बिजली गिरना, बिजली के झटके लगना, ये भी जो है मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं, तो हर्षल ही इनका कारण है। अब आता है नेपच्यून। यदि नेपच्यून द्वारा अष्टम भाव से जुड़े किसी भी तरह से, तो जातक बेहोशी में या कोमा में जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोमा में वापस नहीं आता है, रहस्यमय मृत्यु कहलाती है वो। या फिर उसको जो दवाइयां दी जाती हैं उसकी डोज ज्यादा दे दी जाती है, जिसके कारण, या फिर किसी एलर्जी के कारण इसकी मृत्यु संभव है जातक की नेपच्यून जुड़ता है। या फिर गैस चैम्बर या किसी गैस के स्राव के कारण, गैस का भी कारक है। या फिर डूबने से, अगर जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है तो डूबने से भी मृत्यु संभव है, या पॉइजन दिया जा सकता है, जहर दिया जा सकता है। शनि यदि अष्टम भाव में होता है, तो जातक धीमी गति की मृत्यु प्राप्त करता है, स्लो, फास्ट नहीं, धीरे धीरे,
मतलब वो जीवित रहता है लेकिन बहुत ही दुखद तीन स्थितियों में, अवस्था में रहना, हाँ। हाँ बहुत ही। और ठंड लगने, गाठिया गठिया बाय, हड्डियों की बीमारियां, चलना फिरना भी नहीं हो पाता उसका, की तकलीफ और लंबी बीमारियों से धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त शनि। इसके बाद यदि गुरु अष्टम भाव में होता है तो स्वाभाविक मृत्यु जातक को मिलती है और शांत मृत्यु, परेशानी नहीं होती अधिक। लेकिन यदि गुरु पापग्रस्त हो, ये बहुत जरूरी है जानना कि पापग्रस्त यदि गुरु होता है तो फिर खून में पॉइजन मिल जाता है, ब्लड ब्लड में पॉइजन मिलता है, या पॉइजनस हो जाता है ब्लड, या फिर कैंसर, या फिर लीवर की किसी भी तरह की समस्या, या लंग्स में स्वेलिंग के कारण, फेफड़ों में सूजन के कारण जातक की मृत्यु होती है, ये गुरु के कारण। मंगल यदि अष्टम भाव में होता है तो जातक एक झटके से या दुर्घटना में या किसी महामारी में या जलकर मृत्यु को प्राप्त होता है। एक झटके से देने वाला है। चेचक या आमाशय की तकलीफ है, आजकल तो चेचक नहीं होती है लेकिन आमाशय की तकलीफें तो होती है, उससे भी संभव है। यदि मंगल अष्टम भाव में अग्नि तत्व की राशि में हो और मृत्यु का भी कारक बन रहा हो तो जातक की मृत्यु अग्निकांड, उपद्रव या किसी मशीनी दुर्घटना से हो। इसके बाद यदि मंगल जल राशि में होता है तो डूबकर मृत्यु। वायु तत्व की राशि में हो तो नस फटने या अंदरूनी इंटरनल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, अंदर ब्लीडिंग हो जाना, या फिर आकाश में, जैसे फ्लाइट वगैरह में जा रहे हैं और आकाश में मृत्यु संभव। ये कुछ खास ग्रह थे जो लंबे समय तक भी वहां रहते हैं तो मृत्यु के लिए किस प्रकार जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि एक राशि में आने के बाद वो काफी समय तक, जैसे गुरु तो 1 साल रहेगा, शनि 2.5 साल, हर्षल नेपच्यून तो और ज्यादा समय रहते हैं, 8-8, 10-10 साल। तो अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि विभिन्न अन्य हमारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको अष्टम भाव किस प्रकार के फल देगा। जीवन साथी, हमारा लाइफ पार्टनर या हमारा व्यापारिक भागीदार, उसके लिए उसकी वित्तीय स्थिति है, क्योंकि उसका 7 से 2nd हाउस है, तो उसके व्यापार से जातक को मिलने वाला लाभ, मतलब कि वो कमाता है, उसका धन भाव फुल होता है तो जातक को भी बिना मेहनत की कमाई प्राप्त होती है। दहेज या पति और पत्नी से मिला हुआ धन भी इसी भाव से दे, पति दे चाहे पत्नी, या फिर दहेज। पिता के लिए यह व्यय भाव है और उनके गुप्त शत्रु का कारक है, विदेश निवास का कारक है, या एकांतवास का कारक है पिता के लिए, या फिर जेल और खर्चे का कारक है। पिता के लिए बहुत खराब है ये भाव। और जातक के बड़े भाई बहन जो होते हैं एकादश भाव से जो हम देखते हैं, उनके लिए यह दशम भाव है, तो उनके नाम, यश, पद, प्रसिद्धि दिलवाने वाला है। और हमारे छोटे जो भाई बहन होते हैं उनके लिए ये छठा भाव है, जो उनके लिए रोग देता है, नौकरी की व्यवस्था करता है, उनके सेवकों के बारे में बताता है, और ऋण या लोन और खुले शत्रु जो होते हैं, ओपन एनिमीज, उनके बारे में बताता है। हमारी माता के लिए ये पंचम भाव है, जो उनको स्वास्थ्य भी देता है, उनकी अभिरुचियों के बारे में बताता है, उनके इंटरेस्ट किसमें है, क्या क्या शौक है उनके, उनके शेयर मार्केट, उनके सट्टा के संबंधी योग, मतलब योग है कि नहीं कुंडली में, या फिर उनकी संतान, मदर की और संतान, हम तो हैं ही सही उनके संतान। जातक की पहली संतान के लिए पंचम भाव से ये चतुर्थ भाव है, तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताता है, और माता का सुख ये भी बताता है, उसकी जमीन जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, उसका वाहन, ये सारी चीजें हम अपने फर्स्ट चाइल्ड के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो इसी भाव से देख सकते हैं। द्वितीय भाव जो है हमारी स्व अर्जित संपत्ति बताता है, तो अष्टम भाव जो है बिना कमाया हुआ धन और लाभ बताता है एक तरह से। अष्टम भाव इसके अतिरिक्त और क्या क्या व्यवसाय भी देता है वो भी हम देख लेते हैं, कि ये श्रेष्ठ सर्जन भी बनाता है, चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, ये तो बनाता ही है। इसके अतिरिक्त गुचड़खाना से जुड़े हुए कार्य जैसे कसाई का काम, इनके पर भी अधिकार रखता है, इन कार्यों पर। गुरु और शनि ये दोनों फिलोसॉफिकल प्लैनेट्स हैं, तो यदि ये अष्टम भाव से जुड़ते हैं तो जातक को गुप्त विद्याओं, प्रकृति से जुड़े हुए रहस्यों
की ओर आकर्षित होता है, फिलोसॉफिकल माइंडेड भी वो हो जाता है। इसके अतिरिक्त बुध, जो कि बुद्धिमान ग्रह माना गया है, यदि वो अष्टम भाव से जुड़ता है तो हम कह सकते हैं कि उसको गुप्त विद्याओं में रुचि रहती है, ज्योतिष वगैरह में भी रुचि रहती है, छुपी हुई विद्याओं में रुचि बताता है। तो अब अंत में हम यही कह सकते हैं कि सच में कोई भी भाव जो है खराब नहीं है, नहीं हो अशुभ नहीं है या बुरा नहीं है। शुभ ग्रह जिस भाव में बैठते हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं वहां शुभ ग्रह, वो अच्छा फल देते हैं। और पाप ग्रह वहां बैठे हों या पाप दृष्टि से देखे जाएं तो वो हमारा काम बिगाड़ तरह से। हालांकि जातक के लिए ये दूस्थान है, अकारक भाव है, लेकिन यही सप्तम में दूसरा है, या हमारे जो अन्य रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के फल प्रदान ये करता माता है। के लिए जैसे अच्छा है, माता हाँ, के लिए अच्छा है क्योंकि माता के लिए चतुर्थ भाव अच्छा है, से बच्चे पंचम के है। लिए अच्छा है, हाँ। हमारे बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, हम्म। पिता के लिए खराब है और हमारे लिए भी खराब है। तो इसीलिए हम यही कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के फल देने वाला अष्टम भाव भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्य करता है और महत्व रखता है। हम इसको अकारक कहकर, दूस्थान कहकर केवल छोड़ नहीं सकते। हमें इसका बारीकी से, सूक्ष्मता से इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए और तभी निष्कर्ष पर पहुंचना। धन्यवाद। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर था। आपने व्याख्यान करके ये भी बताया कि हर किसी के लिए हर चीज सेम नहीं होती है। जातक का समय अच्छा नहीं चल सकता है, लेकिन सामने वाले का समय, छोटे भाई बहन हो या माँ को नौकरी लग सकती है, पेरेंट माँ के लिए अच्छा समय हो सकता है। तो हम हमेशा किसी भी भाव को खाली बैड या खराब नहीं बोल सकते हैं, जैसे दीदी ने बताया। अगली बार फिर मिलेंगे दीदी के साथ एक अच्छे भाव के साथ, नवम भाव के साथ, और उसमें देखेंगे कि क्या सही बात है, स्थिति है। सही ठीक बात। है। प्रणाम। ओके, नमस्कार, बेल आइकन नमस्कार। को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।